वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से लास्ट टॉपिक ही है 4.3 स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, यानी स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। इस बिंदु में आपको ये बात देखने को मिलेगी कि रूस में जब बोल्शेविक लोग सत्ता में आए तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए। इससे पिछले में जैसे हमने पढ़ा था कि द मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी में भी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया। इसी प्रकार ये खेतों के सामूहिकीकरण से जुड़ी हुई बात है। एक्चुअली बेटा 1927-28 के समय में रूस के शहरों में अनाज की बहुत कमी हो गई थी। एक संकट का समय आ गया था, लोगों के खाने के लिए भी अनाज नहीं था। इसका कारण ये था कि सरकार ने कीमतें स्थिर कर दी थी, प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दिए थे। भाई किसान जो है इसी प्राइस पर अपनी जो फसल है या अपना जो उत्पादन है अनाज है बेचेंगे। लेकिन जो किसान थे या जो उत्पादक थे, प्रोड्यूसर जो थे, वो ऐसा करने को तैयार नहीं थे। इसलिए शहरों में अनाज की कमी आ गई। ये अर्थव्यवस्था के संकट का समय था 1927 और 28 के समय। स्टालिन ने, जो कि लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता में आए, या आप कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी के मुखिया बने, उन्होंने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो बड़े बड़े किसान हैं, इन्होंने अनाज का स्टॉक कर रखा है, जमाखोरी कर रखी है, इसलिए मार्केट में अनाज आ नहीं रहा और कीमतें बढ़ती जा रही है। तो बोल्शेविक पार्टी के पदाधिकारियों ने, जो पार्टी वर्कर्स थे, उन्होंने गांव का दौरा किया और वहां पे जो बड़े बड़े किसान थे, कुलुक्स थे, कुलुक रूस के अंदर बड़े किसानों को कहा जाता है, जो अमीर थे, जिनके पास बहुत जमीनें थी, उनके वहां छापे मारे, रेड्स की, यानी वहां से अनाज लेकर मार्केट में बेचा जा सके। फिर भी स्थिति सुधरी नहीं, अनाज ज्यादा मिला नहीं, कीमतें गिरी नहीं, अनाज की कमी होती जा रही थी। तो स्टालिन ने ये तर्क दिया, उन्होंने ये कहा कि अनाज की जो कमी है वो इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो खेत हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। आपने अच्छी तरह से पढ़ा है बेटा कि जब 1917 में बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई थी तो उन लोगों ने किसानों को ये छूट दे दी कि आप बड़े जमींदारों के, बड़े सामंतों के, जो नोबल्स हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो जमीन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। तो स्टालिन का ये लॉजिक था, ये तर्क था कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बटी होने के कारण प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होता। जो जमीन के अंदर खेती के लिए मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, बड़ी बड़ी मशीनरीज की जरूरत है, उनका यूटिलाइज या उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए उत्पादन कम है। तो ये उन्होंने तर्क दिया। 1929 में सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि खेतों को सामूहिक करना है, कलेक्टिवाइजेशन करना है, सामूहिकीकरण का आदेश जारी कर दिया। यानी सभी किसानों की जमीनें बड़े बड़े सामूहिक खेतों में, जिनको कोल खोज कहा गया, आपकी बुक में ये नाम है, आप उसको ध्यान से अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि कोल खोज को सारी जमीनें सौंप दी गई। जो किसानों के पास कृषि के यंत्र थे, मशीनरी वगैरह थी, वो भी उन्हीं को सौंप दी गई। किसान उस कोल खोज में काम करते थे और जो भी मुनाफा होता था उसको बराबर बांट लेते थे। लेकिन क्या सभी किसान इसके लिए सहमत थे? नहीं। बहुत से किसानों ने इसका विरोध भी किया। वो ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद तो उनको जमीनें मिली थी और वापस बोल्शेविक पार्टी उनसे जमीन सरकारी नियंत्रण में ले रही थी। तो उनको ये चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने विरोध किया। और जिन लोगों ने विरोध किया उनको सरकार ने समाजवाद के विरोध के नाम पर एक तरह से सजा दी, देश निकाला दे दिया। यानी आप जो जो लोग सरकारी नीति का विरोध कर रहे हैं, इस कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे हैं,
उनको सरकार ने पनिश किया। ये एक तरह से प्रेशर था ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाने के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला ये हम देखते हैं। रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आया। सरकार ने सभी लोगों को जो इनका विरोध कर रहे थे उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया, या उनसे दबाव बना के लिखवा लिया जाता था कि वो समाजवाद के खिलाफ साजिश में शामिल हैं, और उनको या तो मरवा दिया जाता था या कैद कर दिया जाता था। इस तरह से लगभग 20 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ये रूस में समाजवादी सत्ता का एक तरह से रवैया था। उन लोगों ने जिन्होंने भी उनका विरोध किया उनको कुचला, दबाया। इस तरह से सामूहिकीकरण के परिणाम कोई उतने अच्छे नहीं आए जितना कि स्टालिन ने सोचा था। तो बच्चों, साथ साथ हम इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक 5 रूस की क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर, इस पे भी बात कर लेते हैं। बेटा, बहुत से दुनिया भर के समाजवादी रूस की क्रांति के बाद जो वहां पर सत्ता स्थापित हुई उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। फिर भी रूस की क्रांति ने वो सपना साकार किया जिसके द्वारा गरीबों की सरकार बनी, मजदूरों की सरकार बनी। तो दुनिया के बहुत से देशों में भी रूस की तर्ज पे ही समाजवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित हुई, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन वहां पर स्थापित हुई। दुनिया भर के समाजवादी रूस के अंदर जो बोल्शेविकों द्वारा यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है ना, फॉर द वर्कर्स ऑफ ईस्ट, उसमें जाकर स्टडी की गई। यानी लोग वहां जाकर पढ़ाई करते थे समाजवादी सिद्धांतों को समझने के लिए। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो रूस एक ताकत बन के उभरा, लेकिन 50 के दशक तक आते आते, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा कि जो आदर्श या जो सपने या जो समाजवाद से अपेक्षाएं थी वो रूस के अंदर पूरी नहीं हो रही थी। रूस के अंदर समाजवादी सरकार समाजवाद के नाम पर लोगों को उनकी स्वतंत्रता या उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको दबा रही थी। तो बेटा, ये आपका चैप्टर था। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर करते हुए इसको कंप्लीट करना है। जय हिंद।